गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, सारे तो आगे दीपिका, वानी, संजय, आस्था, पूजा, सोनम, प्रवीण, शिवम, ऋतु, अंशिका, फैजल, ममता, रुचि, सागर, गायत्री, बबली, दीपा, हर्षिता, राधा, हिमांशु, अंकिता, लक्ष्मी, प्रवीण, भूमिका, नेहा, शिवांगी, किरण, प्रिया, आस्था, समीर, समीक्षा, हर्षित, कोमल, रीना, सब आ गए। चलो, यू ऑल हैव ज्वाइंड मी इन दिस क्लास। तो लास्ट सेशन में याद है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे हमारी बातचीत चल रही थी, ये रिफॉर्मेशन एंड ऑल तो हमारा लास्ट सेशन में ही हो गया था, कवर हो गया था। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ऊपर। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में मैंने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको बताया था। इस प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद अब मुझे आपको बताने हैं रीजंस यानी कि कॉजेस। ठीक है, तो अब मुझे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेस के बारे में आपको बताना है। तो चलिए अब मैं आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेस के बारे में बताता हूं। ठीक है, हाँ, आइए मैं आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेस एक्सप्लेन करता हूं, यानी कि कारण। जब मैं कारणों पर चर्चा करता हूं तो पॉलिटिकल कारण आएगा, यानी कि राजनीतिक कारण, फिर इकोनॉमिक कॉजेज आएगा, उसके बाद आप देखोगे तो 7 ईयर वॉर आएगा और आइडियोलॉजिकल कॉजेज आएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं अमेरिकी क्रांति के कारणों के ऊपर। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति के कारणों के ऊपर जब हम लोग बातचीत करते हैं तब हमें बहुत कुछ समझ में आता है। अमेरिकी क्रांति के कारणों के ऊपर बातचीत आइए करते हैं। तो 4 कारण हमें यहां पर समझने हैं अमेरिकी क्रांति के कारणों के रूप में। ठीक है, या एक कारण मैं यहां पर और ऐड कर दूंगा और वो होगा वणिकवाद की नीति, ब्रिटिश वणिकवाद की नीति। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं राजनैतिक कारण के बारे में। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण में क्या था कि ब्रिटेन की संसद में जो अमेरिका की ये 13 उपनिवेश थे, इनको किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन इनके ऊपर वहां से करारोपण किया जाता था। अब इसको समझो। ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं, परंतु करारोपण तथा कानूनों का आरोपण, कानूनों का आरोपण। एक बहुत ही सामान्य सी बात आप सभी लोगों को बताता हूं। ठीक है, हमारे देश की संसद में कुछ कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को मैं बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करता हूं और मानता हूं। इसके पीछे का स्पष्ट कारण यह है क्योंकि मेरी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था और उस व्यक्ति को मैंने वोट दिया था। मैंने उस व्यक्ति को वोट दिया था और वो जीता। और अगर वो जीता तो वो जाकर उस संसद में बैठा है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जब मेरे बारे में कोई कानून बनाया जा रहा होगा तो मेरा जो वो प्रतिनिधि है वो मेरे बारे में बात करेगा और मेरी बातों को भी उस संसद में रखेगा। मतलब जब उस कानून को बनाया गया है तो मेरा प्रतिनिधित्व उस कानून को बनाने वाली संसद में है, इसलिए मैं उस कानून को स्वीकार करूंगा। लेकिन ये जो 13 उपनिवेश थे जो कि अमेरिका में थे, ब्रिटेन की संसद में इनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं बैठता था। लेकिन ब्रिटेन की संसद में बनाए गए कानून या फिर कर आरोपण करने वाले नियम इनके ऊपर लागू किए जाते थे। इस बात को लेकर इनके मन में असंतोष हुआ करता था। ठीक है,
अब राजनीतिक कारण के बाद आप आइए आर्थिक कारणों के ऊपर। आर्थिक कारणों में आता है ब्रिटिश वर्णिकवाद की नीति। अंग्रेजों ने जो वर्णिकवाद की नीति बनाई, उसके तहत उन लोगों ने अमेरिका को लोगों को कई प्रकार के उद्योगों को लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी लोगों को कई उद्योग जैसे कि लोहा एवं स्टील, जैसे कि लोहा स्टील एवं वस्त्र उद्योग पर प्रतिबंध। मतलब अमेरिकी लोग इस प्रकार के उद्योग नहीं लगा सकते थे, और अमेरिकी लोगों को इस प्रकार के उद्योग लगाने के लिए प्रतिबंधित इसलिए किया गया क्योंकि इन चीजों का जो उपयोग है वो मूल रूप से, ठीक है, इन चीजों का जो उपयोग है वो मूल रूप से निर्माण अगर आप देखो तो ब्रिटेन में किया जा रहा है। आर्थिक कारण के अलावा अगर आप कारणों पर जाते हैं तो फिर यहां पर आता है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो एक 7 वर्षों का संघर्ष था। 7 वर्षों का ये जो संघर्ष था, ये 1756 से 63 के बीच में चला। इस संघर्ष में आप देखो तो ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आए। ब्रिटेन और फ्रांस के आमने सामने आने के बाद 7 वर्षों तक चले इस युद्ध का अंत हुआ पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि हुई और ब्रिटेन की विजय हुई। ब्रिटेन की विजय हुई। ब्रिटेन जीत के बाद ब्रिटेन युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए अमरीकी लोगों पर कर लगाता है। युद्ध में जो उसको नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए वो यहां पर कर लगाता है। ठीक है। इसके बाद चौथा यहां पर कारण बनता है आइडियोलॉजिकल कॉज, यानी कि वैचारिक कारण। वैचारिक कारण में आता है प्रबोधन के विचारक।
थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, लॉक और थॉमस पेन। लॉक व थॉमस पेन स्वतंत्रता, अधिकार, स्वतंत्रता, अधिकार, वो प्राकृतिक नियमों का विचार देते हैं। जिससे ये समझ में आता है कि किसी भी एक देश को दूसरे देश को गुलाम बनाकर रखने का अधिकार नहीं है। यहां पर अगर मैं थॉमस पेन की बात करूं तो विशेष रूप से यहां पर अगर मैं थॉमस पेन की बात करूं तो थॉमस पेन की दो पुस्तकें रही। एक तो देखो उनकी रही पुस्तक, और दूसरा उनका रहा पैम्फलेट। ये जो उनका पैम्फलेट था, ये 40 पृष्ठ का था। उनकी पुस्तक का जो टाइटल था वो था राइट्स ऑफ द मैन। उनकी पुस्तक का टाइटल था राइट्स ऑफ द मैन। तो अपनी पुस्तक राइट्स ऑफ द मैन में थॉमस पेन कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसे अधिकार यानी कि राइट्स होते हैं जिनको किसी भी सरकार के पास छीनने का अधिकार नहीं है, वरन सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उन अधिकारों को सुरक्षा दे। यदि कोई सरकार उन अधिकारों को सुरक्षा देने में विफल साबित होती है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो उस सरकार के विरोध में विद्रोह कर स्वतंत्रता की प्राप्ति करे। ठीक है। उनकी किताब जो पैम्फलेट है, जो उनका पैम्फलेट है, उसका टाइटल था कॉमन सेंस। उनका जो पैम्फलेट है कॉमन सेंस, वो अपने 40 पृष्ठ के यानी कि 40 पेज के पैम्फलेट में बड़ी ही सामान्य बातें करते हैं। उनके पैम्फलेट में उन्होंने लिखा था कि कॉमन सेंस क्या कहता है। कॉमन सेंस क्या कहता है? वो कहते हैं कि कॉमन सेंस ये कहता है कि एक छोटा सा जो आइलैंड है यानी कि द्वीप समूह है, इसके ऊपर एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट कब्जा कर सकता है। भाई कॉन्टिनेंट बड़ा होता है, आइलैंड छोटा होता है। लेकिन ये कहां की बात है, ये कहां का कॉमन सेंस है कि एक छोटा सा द्वीप समूह एक इतने बड़े महाद्वीप पर कब्जा करके बैठा है। तो थॉमस पेन अपने पैम्फलेट में ये बात कहते हैं कि ये बहुत ही एब्सर्ड और अजीब है कि एक छोटा सा द्वीप एक बड़े से महाद्वीप के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जबकि कॉमन सेंस यानी कि सामान्य बुद्धि ये कहती है कि एक कॉन्टिनेंट को एक आइलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहिए। ये बात अमेरिका के लोगों को बड़ी अपीलिंग लगी। उन्हें लगा कि बात तो सही है, एक छोटा सा आइलैंड एक इतने बड़े कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है और इस बात को हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी समस्या की बात रही। तो यहां पर आप देखो तो इस चीज का विरोध हुआ। धीमे धीमे यही विचारों को आगे लेकर गए और इस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया।
इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए, अगर ये हो गया तो आगे के मुद्दे पे चलते हैं। लिख लिए सर, अच्छी बात है बेटा। चलो, यहां पर अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं और आप लोगों से सख्त निवेदन है कि आप लोग अब कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो बात मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस बात को पहले आप समझेंगे। खैर, यहां पर सबसे पहले आप सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में लिख लीजिए, ताकि आपको एक भूमिका मिल जाए। अच्छा, ये तो आप पहले लिख लीजिए। मैं सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में यहां पर बताता हूं, आप इसको लिख लीजिए, जिसका जिक्र मैंने वहां पर किया था। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में लिख लीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच चला। इस युद्ध में आप देखो तो ये युद्ध ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस हुआ। इसका महत्वपूर्ण एक उद्देश्य था। इसका महत्वपूर्ण एक उद्देश्य था 13 उपनिवेशों पर अधिकार। ये जो 13 कॉलोनीज बनी थी, इन पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 सालों तक एक युद्ध चला। कई सारे इतिहासकार इसे वास्तविक प्रथम विश्व युद्ध भी बुलाते हैं। इसे वास्तविक प्रथम विश्व युद्ध भी बुलाते हैं। यद्यपि हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था और यह प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार इतिहासकार बोलते हैं। उसके दो कारण थे। ये सभी महाद्वीपों पर लड़ा गया, मतलब ये जो युद्ध था, ये सभी महाद्वीपों पर लड़ा गया, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सभी महाद्वीपों पर लड़ा गया और लगभग सभी महाशक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी महाशक्तियों ने हिस्सा लिया। सभी महाशक्तियों ने हिस्सा लिया से क्या तात्पर्य है? इसमें अगर आप देखो तो ब्रिटेन और फ्रांस तो प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे, लेकिन इसमें स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसे देश भी अपने अपने स्तर पर शामिल थे। तो चूंकि ये युद्ध सभी महाद्वीपों पर लड़ा गया और सभी महत्वपूर्ण शक्तियां इसमें शामिल थी, इसीलिए कई बार इतिहासकार इसे प्रथम विश्व युद्ध भी बुला देते हैं।
वास्तविकता तो यह है कि यह प्रथम विश्व युद्ध नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। इतिहासकारों का विचार है, मन का ख्याल है। मैं आपको बताऊं तो ये जो 13 उपनिवेश थे, इनमें इनको किसी न किसी को तो चुनना था। क्योंकि देखो, ये जो 13 उपनिवेश थे, ये अमेरिका में थे। अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन थे वो अक्सर इनके पास हमला किया करते थे इनके ऊपर। इन्हें भी चाहिए था कि कोई तो इनके साथ हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका, चाहे फ्रांस हो। लेकिन हमने क्या देखा कि इस महायुद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया? 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन का साथ दिया। ब्रिटेन का साथ दिया। इन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन का साथ दिया। इसके पीछे कारण था, ब्रिटेन के पास थी ताकतवर सेना और उदारवादी सरकार। उदारवादी सरकार। इन्होंने जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में तुलना की कि भाई हमें किसका साथ देना चाहिए, आखिर अगर ये दोनों शक्तियां इन 13 कॉलोनीज के ऊपर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रही हैं, तो मुद्दा यह था कि ये 13 कॉलोनीज क्या चाहती हैं, ये किसके अंडर में जाना चाहती हैं, ब्रिटेन के अंडर में या फिर फ्रांस के अंडर में। मन में सवाल है कि किसी के अंडर में क्यों जाना है, आजाद रह लो ना। लेकिन हमने क्या पाया कि इनको यह बात समझ में आ गई कि आजाद रहना विकल्प नहीं है। आजाद रहना विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि नेटिव अमेरिकन अक्सर हमला करते हैं और उन हमलों से जूझने के लिए इन्हें किसी तो ताकतवर सेना की आवश्यकता है। प्लस नेटिव अमेरिकन के क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए भी इन्हें ताकतवर सेना की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। ये इनके मन में विचार था। फिर ब्रिटेन इसके पहले भी इनके लिए कानून बनाया करता था और इनको पर्याप्त स्वायत्तता ब्रिटेन ने दे रखी थी। ब्रिटेन ने अगर आप देखो तो इसके पहले इनको पर्याप्त स्वायत्तता दे रखी थी। ब्रिटेन के अंतर्गत स्वायत्तता, इनको ब्रिटेन के अंतर्गत पहले भी पर्याप्त स्वायत्तता थी। जैसे इनके पास अमरीकी क्षेत्रीय समितियां थी और इनकी जो क्षेत्रीय समितियां थी वो इनके लिए दो काम करती थी। एक तो था कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण, और दूसरा था करारोपण। मतलब इसके पहले भी ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर थोड़ा अधिकार था, लेकिन कभी भी ब्रिटेन अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, बल्कि वहां पर उनकी क्षेत्रीय समितियां थी जो उनके लिए कानून बनाती थी, उनके ऊपर कर लगाती थी। इस बात से ब्रिटेन को कोई चिंता नहीं थी। तो इनको लग रहा था कि ब्रिटेन के अंतर्गत वो पहले भी स्वायत्त रहते थे, तो अगर ब्रिटेन इनके ऊपर अपना अधिकार जमाता भी है तो इनकी आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी, इन्हें ब्रिटेन की सैन्य सहायता मिलेगी और उसकी मदद से ये ना केवल क्षेत्रीय अमरीकियों से, जो नेटिव अमेरिकन हैं, रेड इंडियंस हैं, उनसे लड़ पाएंगे, बल्कि वो व्यापक पश्चिमी विस्तार भी कर पाएंगे। इनको मन में एक लालच और भी था, और वो था कि पश्चिमी विस्तार। एक मन में लालच था पश्चिमी विस्तार। अब पश्चिमी विस्तार से हमारा क्या तात्पर्य है? पश्चिमी विस्तार से हमारा तात्पर्य यह है, ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज हैं। इन 13 कॉलोनीज के मन में एक लालच और भी था, और वो लालच ये था कि ये वाला जो एरिया है, यहां पर बेटा एक माउंटेन रेंज है, यानी कि एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी को कहा जाता है एपलेशियन माउंटेन या एपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला, ठीक है। अपलेशियन
पर्वत। अपलेशियन पर्वत के इस तरफ ये 13 कॉलोनीज हैं। अपलेशियन पर्वत के इस तरफ आप देखो तो रेड इंडियन है। इसका मतलब यह है कि अगर ये 13 कॉलोनीज के लोग अपना विस्तार इस क्षेत्र में करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सीधे सीधे इन रेड इंडियन से लड़ना होगा। इन 13 कॉलोनीज में जो लोग बसते थे उनके मन में यह बात तो थी कि अपलेशियन पर्वत को हम पार करके यहां पर पश्चिमी विस्तार करें, लेकिन अकेले ये पश्चिमी विस्तार कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो इन्हें चाहिए थी ब्रिटेन की मदद। इन्हें लग रहा था कि अगर ब्रिटेन इनके साथ आ जाए तो ब्रिटेन की मदद से ये अपलेशियन पर्वत को पार करके इस पार आ सकेंगे और यहां से इनको और अधिक भूमि मिलेगी और ब्रिटेन इनके लिए यहां के रेड इंडियंस से यानी कि नेटिव अमेरिकन से लड़ेगा। यह भी मन में अपेक्षा थी। मतलब मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अगर यहां पर सप्तवर्षीय युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस इन 13 कॉलोनीज के ऊपर कब्जा जमाने के लिए लड़ रहे थे तो इन 13 कॉलोनीज ने इन दोनों में से यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस में से चुना ब्रिटेन को। उसके पीछे के कारण क्या थे? पहली बात तो ब्रिटेन के पास ताकतवर सेना थी, ब्रिटेन में उदारवादी सरकार थी, ब्रिटेन ने इनको पहले भी स्वायत्तता दे रखी थी। यहां पे आ की मात्रा भी लगाएंगे, स्वायत्तता दे रखी थी और ब्रिटेन की मदद से पश्चिमी विस्तार कर सकते थे। इन्हीं लालचों की वजह से इन्होंने ब्रिटेन को इसमें मदद दी। ब्रिटेन को जब इन्होंने सहायता दी तो अंतिम रूप में यहां पर क्या हुआ? अंतिम रूप में हमने क्या पाया कि युद्ध समाप्त हुआ और यहां पर 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के अंतर्गत फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की हार हुई और 13 उपनिवेशों पर 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार हुआ। ब्रिटेन का अधिकार हुआ। लेकिन ब्रिटेन ने जब अधिकार किया अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका के लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो वैसी नहीं हुई। अमेरिका के लोगों की अपेक्षा के विपरीत अमेरिकी लोगों की अपेक्षा के विपरीत ब्रिटेन ने वणिकवाद की नीति अपनाई। वणिकवाद की नीति अपनाई का क्या मतलब था? अत्यधिक कर लगाया गया, अत्यधिक कर और स्वायत्तता समाप्त। इनको क्या लगता था कि जब ब्रिटेन इनके ऊपर कब्जा करेगा तो इनको जो पहले वाली स्वायत्तता थी वो मिलती रहेगी और इसके साथ ही साथ ये ब्रिटेन की मदद से पश्चिमी विस्तार करेंगे। ब्रिटेन ने वणिकवाद की नीति अपनाई। वणिकवाद की नीति में आप दूसरे की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेकर उसका उपभोग करते हैं। उन्होंने भी यहां पर वही किया। उन्होंने वणिकवाद की नीति अपनाकर अत्यधिक करारोपण कर दिया। बात बिगड़ गई। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। इस प्रकार से जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो बैकफायर कर गया किसको? अमरीकियों को। उन्होंने ब्रिटेन का साथ तो दिया लेकिन उसके बदले में जो उन्हें चाहिए था ब्रिटेन से वो उन्हें ब्रिटेन से नहीं मिला और ये महत्वपूर्ण कारण भी बना इस पूरी अमरीकी क्रांति का। मुझे बताओ कि क्या आपको इतना समझ आ गया जो मैंने सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बताया? तो क्या ये बात आपको समझ आई?
समझ गए बेटा? चलिए, अब मैं आपको कुछ बताता हूं और इसके बारे में आपसे अपेक्षित है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तेरह उपनिवेश को अमेरिका कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, अमेरिकी क्रांति को बहुत ही प्यार से और इत्मीनान से समझाता हूं आपसे। हम्म, समझने की कोशिश करिए, ये चीजें कैसे काम करती हैं। अमेरिकी क्रांति को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा। जो भी लिख रहे थे लिखना बंद कर दीजिए, केवल सुनिए। जस्ट लिसन टू मी। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग अपना कॉलेज कंप्लीट भी कर चुके हों। आप सभी लोगों ने कुछ सामान्य बातें देखी होंगी, जैसे कि कॉलेज में एक बच्ची होती है, एक लड़की, क्लास में एक अच्छी सी प्यारी सी बच्ची होती है। अब कई सारे बच्चे उस लड़की को अप्रोच कर रहे होते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कई सारे बच्चे अप्रोच कर रहे होंगे उस बच्ची को, उस लड़की को। कॉलेज में ये बहुत ही सामान्य घटना है। आप सभी लोगों ने ऐसा या तो महसूस किया होगा या अपने आसपास में भी आपने देखा भी हो। आप लोगों की हरकतें देखकर ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। समझने वाली बात है। यहां पर आप देखो, कई सारे बच्चे प्रयास कर रहे होंगे और उस बच्ची से कह रहे होंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन दो लड़के ऐसे होंगे जिनको वो लड़की कंसिडरेशन में रखेगी कि भाई ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है। अब यहां पे मान लो कि एक बच्ची है जिसका नाम है, मान लो जेड। जेड मान लो उस बच्ची का नाम है, जेड उस बच्ची का नाम है। और दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी। दोनों एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐसा चलता है कॉलेज में। ये बहुत ही सामान्य बात है। अब इस उदाहरण को मैं अमेरिकी क्रांति में लेकर आता हूं। जेड नाम की जो ये बच्ची है ना, जिसको लेकर मैं अपनी कहानी बना रहा हूं, ये वास्तव में 13 उपनिवेश हैं। ये 13 उपनिवेश हैं। और ये जो दो बच्चे हैं ए और बी, जिन्हें मैं नाम दे रहा हूं, इसमें ए को आप मान लीजिए कि ए नाम का ये जो बच्चा है ये है ब्रिटेन, और बी नाम का ये जो बच्चा है वो है फ्रांस। अब कहानी शुरू होती है। ठीक है। जेड नाम की ये जो बच्ची है, उसको ए और बी नाम के दो बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ठीक है। और यहां पर वो दो बच्चे ए और बी हैं जिनको जेड ने, यानी कि उस बच्चे ने कंसिडरेशन में रखा कि ये दोनों ठीक ठाक हैं, मतलब इनसे कंसीडर किया जा सकता है इन दोनों को। अब ये दोनों कंपीट करेंगे कि ये बच्ची किसको हां बोलेगी। अब जब ये दोनों कंपीट कर रहे होंगे ना, तो दोनों उस बच्ची को बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, दिखाएंगे कि हम तो बड़े लिबरल हैं,
दिखाएंगे हम तो बड़े पैसे वाले हैं, ये दिखाएंगे कि हम तो बड़े ताकतवर हैं, हम तुम्हारा अच्छा ध्यान रखेंगे। बोलेंगे अरे हमारे यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो मर्जी आए कपड़ा पहनता है, जिसको जो मर्जी आए जाता है। दूसरा बोलेगा अरे हमारे यहाँ तो शादी विवाह के बाद नौकरी करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसको जो नौकरी करनी है करे, जिसको जो पढ़ाई करनी है करे। अब ऐसा करके वो एकदम अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि दुनिया में अगर कोई एक सबसे अच्छा लड़का है तो वो यही है, बाकी सब दुनिया के जो लड़के हैं वो नाकारा हैं, बेकार हैं। ऐसा ये दिखाएंगे। दोनों अपना अच्छा अच्छा बात बताने की कोशिश करेंगे, उस लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। लगभग वही चीज चल रही थी इन 13 कॉलोनीज को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो आपस में compete कर रहे थे कि ये 13 कॉलोनीज किसके साथ जाएंगी और किन्हें ये मानेंगी कि ये किसके अंडर में है। अब यहाँ पे ब्रिटेन दिखा रहा है कि वो कितना अच्छा है, वो बोलेगा देखो मेरी मिलिट्री कितनी अच्छी है, मेरी नेवी कितनी अच्छी है, देखो जरा हमारे यहाँ तो बड़ी लिबरल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये भी दिखाएगा कि देखो हम तो कितने रिच हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो उपनिवेश हैं वो हमारे पास ही हैं। वहीं फ्रांस आएगा, बोलेगा देखो हम तो कितने ताकतवर हैं, हमारे यहाँ तो लुई 14 नाम के राजा हैं, बड़े ताकतवर राजा हैं, लुई 15 है हमारे यहाँ, लुई 15 तो बड़े ताकतवर हैं, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, बड़ी अच्छी पॉलिटी है। अब ये सारी चीजें दोनों बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। अब मुद्दा ये है कि वो जो बच्ची है उसका झुकाव किस तरफ है। दोनों अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एफर्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम यहां पर यह समझ में आया कि वो जो बच्ची है जिसका नाम जेड है ना, उसका झुकाव, उसका इंक्लाइनेशन ब्रिटेन की ओर यानी कि ए नाम के बच्चे की ओर थोड़ा ज्यादा रहा और बी यानी कि फ्रांस की ओर नहीं रहा। बिल्कुल वही हुआ। हमने देखा कि अमेरिकी क्रांति में जो 13 कॉलोनीज थी उनका इंक्लाइनेशन जो है वो ब्रिटेन की ओर गया। थोड़े समय के बाद ऐसा होता है कि इस बच्ची को लगता है कि ये जो ए नाम का लड़का है ये थोड़ा ज्यादा ठीक है, तो एक काम करते हैं इसी को हाँ बोल देते हैं, इसको ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्ची है वो ये बोल देती है कि भाई ये जो ए नाम का लड़का है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल यही 13 कॉलोनीज ने किया। 13 कॉलोनीज ने यहां पर ब्रिटेन को ये मान लिया कि हम ब्रिटेन के अंडर में हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से 7 ईयर वॉर के बाद इन 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को अपना माई बाप मान लिया ये बोल के कि हम इनके अंडर में हैं, बिल्कुल वैसे ही जो वो बच्ची है वो बोल देती है कि ए मेरा बॉयफ्रेंड है। समझो इस बात को, अगर ए बॉयफ्रेंड बन गया तो इस बात का हल्ला पूरे कॉलेज में हो जाएगा। अब सभी लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, बी एलिमिनेट हो चुका है, फ्रांस एलिमिनेट हो चुका है, लव स्टोरी सेट हो गई। ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई। काफी लंबे समय तक ए और बी जो एफर्ट मार रहे थे कि वो जेड नाम की बच्ची को अप्रोच करेंगे, देखते हैं वो बच्ची किसको हाँ बोलती है, वो कहानी समाप्त हुई क्योंकि अब जेड और ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। लोगों को लगा कि कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म कहां हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब आप सोचेंगे कि इस बी नाम के लड़के का क्या हुआ, यानी कि फ्रांस का क्या हुआ। बी को जेड नाम की जो लड़की है उसने मना कर दिया, उसने ए को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तो आपको क्या लगता है, लड़कियां क्या बेवकूफ होती हैं क्या? अब ये जो बी है ना, ये बनेगा बी फॉर बेस्ट फ्रेंड। क्या हो गया? अब ये जो बी है ना, ये बी फॉर क्या बन गया? बेस्ट फ्रेंड। लड़कियां कभी भी अपना ऑप्शनल एलिमिनेट नहीं करती। अब ये बी फॉर बन गया बेस्ट फ्रेंड। लो भैया, बी को नहीं छोड़ेंगी, बी अभी रहेगा, बी कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, बी का प्रपोजल रिजेक्ट किया गया है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया गया, बेस्ट फ्रेंड तो रह सकता है ना। बिल्कुल वही हुआ, बी अब बेस्ट फ्रेंड बन गया, ए बॉयफ्रेंड बन गया। आपको लग रहा है कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। बिल्कुल वैसे ही, भले ही फ्रांस 7 ईयर वॉर में हार जाता है, लेकिन फ्रांस ब्रिटेन के अगेंस्ट में अपनी एक्टिविटीज जारी रखता है और उसका इन 13 कॉलोनीज के साथ जो ट्रेड है वो कंटिन्यूड रहता है। अब देखो बेटा, ए जो बॉयफ्रेंड बनने से पहले
बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि अरे हम तो बहुत लिबरल हैं, हमारे यहाँ तो सब आजादी मिलती है, हमारे यहाँ तो किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है। इस तरीके की बातें ये करता था। लेकिन ये सारी बातें तो तब तक थी ना जब तक जेड नाम की इस लड़की ने हां नहीं बोला था। जब लड़की हां बोल देगी ना, उसके बाद लड़के अपना असली रंग दिखाते हैं। शुरू में तो बोलता था हम बड़े लिबरल थे, हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब यहां पर ये जेड हां बोल देती है ए को, ये बोल के कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, उसके बाद यहां पर ए अपना असली रंग दिखाएगा। अब ये ज्ञान देना शुरू करेगा कि तुम क्या कपड़े पहन सकती हो, क्या नहीं, कौन तुम्हारा दोस्त रहेगा, कौन नहीं, किससे तुम बात करोगी, किससे नहीं, कौन सी पार्टी में तुम जाओगी, कौन से में नहीं। अब ये नियम कानून बताना शुरू कर रहा है। अब ये ए जो नया नया बॉयफ्रेंड बना हुआ है, अब ये बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगा और नियम कानून लगाना शुरू करेगा। बिल्कुल वही ब्रिटेन ने भी किया। जब तक इन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक तो ब्रिटेन बड़ा अच्छा अच्छा बनता था। लेकिन जब ब्रिटेन को पता चल गया कि ये 13 कॉलोनीज उसका उपनिवेश बन गई, तब ये इनके ऊपर खूब सारे नियम कानून लगाने लगा, ये बोल के कि तुम चीनी नहीं बनाओगे, तुम आयरन नहीं बनाओगे, तुम टोपी हमारे यहां से खरीदोगे, दुनिया भर के नियम कानून वो लगाने लग गया। अब देखो, जब वो ऐसा करेगा तब ए और बी के बीच, ए और जेड के बीच में शुरू होगा झगड़ा। अब यहां पर ए और जेड के बीच में विवाद शुरू होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो देखो जेड की कुछ और थी। उनको तो लग रहा था कि भाई बहुत भला लड़का है, लेकिन पता चला कि भाई तो भला लड़का है ही नहीं, ये तो टोपीबाज लड़का है, तो धोखेबाजी कर रहा था। ठीक है, ये तो खाली मीठी मीठी बातें करना जानता है और तो कुछ जो है हुआ ही नहीं। ठीक है, उसको समझ आ गया कि भाई ये तो टोपीबाज है, ये खाली बातें करता है और ये धोखेबाज टाइप का आदमी है। बिल्कुल ऐसा ही 7 ईयर वॉर के बाद 13 उपनिवेश को समझ में आया। अब यहां पर एक्टिवेट कौन हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड जेड को कान भरना शुरू करेगा, अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे बहुत बेकार लड़का है, ये खाली मीठी मीठी बातें करना जानता है, बहुत ही खराब लड़का है ये, हम जानते हैं पहले से। अब देखो यही काम चल रहा है। यहां ब्रिटेन और 13 कॉलोनीज के बीच में आपस में टकराव शुरू होता है और एक्टिवेट हो जाता है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड यानी कि फ्रांस। फ्रांस इन 13 कॉलोनीज को बैकअप देना शुरू करता है, ये बोलकर कि तुम इसको छोड़ दो। अब ये बेस्ट फ्रेंड ये जुगाड़ लगाना शुरू करेगा कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, कैसे इसका झगड़ा लगा दूं। ठीक है, अब ये झगड़ा लगाने में लगा हुआ है। अब धीमे धीमे झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। अब ब्रिटेन और 13 उपनिवेश आपस में भिड़ जाएंगे। ठीक है, अब हो गया रहा है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ गए, ए और जेड का आपस में झगड़ा हो गया। इसका मतलब ब्रिटेन और 13 उपनिवेश आपस में भिड़ गए। इनके बीच में बेटा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया, यानी कि अमेरिकी क्रांति हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, अमेरिकी क्रांति हो गई। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हो जाती है 1775 में। 1775 में ये दोनों भिड़ गए, इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब जब ये लड़ाई शुरू हो गई ना, तो ये 13 उपनिवेश को यानी कि इस लड़की को बैकअप कौन देगा? बैकग्राउंड सपोर्ट कहां से आ रहा भाई? बैकग्राउंड सपोर्ट यहां पे आ रहा बेस्ट फ्रेंड से। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड सपोर्ट कहां से आ रहा है? बैकग्राउंड सपोर्ट आ रहा है यहां पे बेस्ट फ्रेंड से। बेस्ट फ्रेंड जो है वो यहां पे पीछे से सपोर्ट कर रहा है, ये अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड यहां पर बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो जब अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को पूरा बैकग्राउंड सपोर्ट फ्रांस की ओर से गया है। शुरू में तो फ्रांस ने केवल डिप्लोमेटिक टेक्टिक्स बताई हैं, हथियार दिए हैं, उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी है, फ्रंट पर नहीं आया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में झगड़ा हो रहा होता है तो बेस्ट फ्रेंड पीछे से कान भरता है कि अरे ये लड़का तो बड़ा बेकार है, बहुत ही बेकार टाइप का लड़का है, इसको ऐसे बताओ, ऐसे बोलो कि तुमने उस दिन ये कैसे बोल दिया था, तुमने उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो है बर्थडे पार्टी थी, तुमने मेरे को नहीं जाने दिया था, ये वाला मुद्दा तुम जरा उठाकर देखो तो मजा आएगा। अब वो ना बात उकेरेगा, वो झगड़ा और बढ़ाएगा, लगाएगा। वही काम यहां पर अमेरिका की क्रांति में फ्रांस कर रहा है। फ्रांस इन लोगों के झगड़े को और बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है, फ्रंट पर नहीं आ रहा है, खुल के सामने नहीं आता बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड पीछे से कमाल करेगा। ठीक है, वो बैकग्राउंड में अपनी जो स्टोरी है वो प्ले करेगा, बैकग्राउंड में वो जो है सारा गेम प्लान तैयार करेगा, फ्रंट पे नहीं आएगा सामने। अब ये फ्रंट पे नहीं आ रहा, अमेरिकी क्रांति में ये फ्रंट पर क्यों नहीं आ रहा? इसको इस बात का डर है। ठीक है,
इसको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों का आपस में पैचअप हो जाए। और देखो वो लड़का लड़की का जब आपस में पैचअप हो जाता है तो लोग स्टोरी लगाते हैं कि जलने वाले जलते रहेंगे। और वो बेचारा जो इसको समझा रहा था कि तुम्हारा लड़का खराब है, वो समझ रहा है कि इसको मेरे को कहा जा रहा है। तो देखो जब तक वो इस बात को लेकर श्योर नहीं हो जाएगा फ्रांस कि इनका ब्रेकअप होने वाला है, तब तक वो फ्रंट पर नहीं आएगा। फ्रंट पर नहीं आ रहा, इसको लग रहा है कहीं इनका पैचअप ना हो जाए, और पैचअप हो जाएगा तो फिर ये स्टोरी लगाएंगे कि जलने वाले जलते रहेंगे। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहले श्योर होना होगा कि इनका झगड़ा ब्रेकअप में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो रहा है बेटा, 1777 में एक ऐसी लड़ाई हुई बड़ी तगड़ी वाली, ब्रिटेन और 13 उपनिवेशों के बीच में, जिसमें अमेरिका ने ब्रिटेन को हरा दिया। उस उम्मीद में ब्रिटेन हारेगा, इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन फाइनली हार गया। जब ब्रिटेन यहां पे 77 की बैटल हारा, तो यहां पर ये जो फ्रांस है ना, इसको पूरा भरोसा हो गया कि अब ब्रिटेन हारेगा और अब ये 13 उपनिवेश आजाद होंगे। जब ब्रिटेन को इस बैटल के बाद इस बात का भरोसा हो गया कि भाई अब ब्रिटेन हारेगा और अब ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज आजाद होंगी, मतलब इनका ब्रेकअप होगा, ये तय हो गया है। ये बाद में पैचअप करके वो वाली जलने वाले जलते रहेंगे वाली स्टोरी नहीं डालेंगे। जब ये बात को लेकर फ्रांस श्योर हो जाता है, तब ये बेस्ट फ्रेंड आता है फ्रंट पर। तब ये बेस्ट फ्रेंड फ्रंट पर आता है। तब एक दिन बोलेगा कि अच्छा ये ज्यादा बोल रहा है क्या, कॉल कॉन्फ्रेंस पे मिलाओ तो आज इससे मैं बात करूंगा, ये ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तुमसे। अब ये बेटा ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करेगा, ये सामने से कन्फ्रंट करेगा, बोलेगा भाई देख तू इस लड़की को परेशान मत कर, तेरी हरकतें मेरे को सारी पता हैं, तो इसका चक्कर छोड़ दे। बोलेगा तेरे से क्या मतलब, तू इसका बेस्ट फ्रेंड बना घूमता है। बोलेगा बेस्ट फ्रेंड हूं तो कोई बात नहीं, अब तू निकल इधर से। अब यहां पर देखो ये लड़का ना, ये बेस्ट फ्रेंड जो है वो फ्रंट पर आएगा, ये बोल के कि अब हमारी तुम्हारी आमने सामने की लड़ाई होगी। पहले आमने सामने नहीं आ रहा था, पहले पीछे से खेल खेल रहा था, अभी ये जो है फ्रंट पर आके लड़ेगा, बोलेगा कि अब तुम आमने सामने की लड़ाई करो। ठीक है, जब तक अब इसको श्योर हो गया कि भाई अब ब्रेकअप तय है, अब कोई नहीं रोक सकता ब्रेकअप होने से। जब इसको पता चल जाएगा कि ब्रेकअप होना एकदम तय है, तब ये फ्रंट पर आएगा। 17 की इस बैटल के बाद जब इसको इस बात का एश्योरेंस मिल गया फ्रांस को कि ये जो 13 उपनिवेश हैं ये जीतने वाले हैं, तब ये फ्रांस अपनी आर्मी लेकर उतरता है अमेरिका में। फ्रांस अभी तक जो बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, वेपन्स दे रहा था, पैसे दे रहा था, वो फ्रंट पर अपनी आर्मी लेकर उतरा है अमेरिका में ब्रिटेन के खिलाफ। और यहां पर अब केवल वॉशिंगटन की फोर्सेस नहीं लड़ रही थी ब्रिटेन से, बल्कि यहां पर लड़ रहा था फ्रांस भी। लड़ाई कट्टर की चली, टक्कर की चली, यह बात समझ में आ गया था कि भाई हारेंगे। फाइनली इन लोगों ने मिलकर, इन दोनों ने यानी कि बेस्ट फ्रेंड और ये जो लड़की थी, इन लोगों ने मिलकर इस बॉयफ्रेंड को डिफीट कर दिया और ब्रेकअप हो गया। 1781 में ये ब्रेकअप लगभग फाइनल हो गया, या 83 कह लो, 1783 में ये ब्रेकअप फाइनल हो गया। मतलब ये बात तय हो गई कि अब ये 13 कॉलोनीज आजाद हैं। फाइनली बेस्ट फ्रेंड ने पीछे से खेल करके ब्रेकअप करवा दिया। मतलब फ्रांस ने अमेरिका की इस क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और अमेरिका आजाद कभी नहीं हो पाता अगर फ्रांस का सपोर्ट नहीं मिलता। फ्रांस ने जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फंडिंग, ट्रेनिंग और लास्ट में जो अपनी आर्मी उतारी, इसके बिना ये कभी भी आजाद नहीं हो पाता। हां, स्पेन और हॉलैंड ने भी थोड़ी मदद करी थी, ठीक है, वो दोस्त के दोस्त भी आए थे मदद करने के लिए, बट मेन रोल यहां पर रहा किसका, फ्रांस का। अब देखो बेस्ट फ्रेंड को क्या लग रहा है कि मैंने इसके बॉयफ्रेंड को एलिमिनेट करवा दिया तो हो सकता है कि मेरा चांस बन जाए। बेस्ट फ्रेंड को यह उम्मीद तो रही होगी जब वो ये सारा बवाल कर रहा था कि अगर मैंने इसके बॉयफ्रेंड से इसका ब्रेकअप करवाया है तो हो सकता है मेरा जुगाड़ बन जाए, हो सकता है ये 13 कॉलोनीज जो पहले ब्रिटेन की थी वो मेरी हो जाएं। लेकिन बेटा वो लड़की बेवकूफ नहीं है, वो एक नालायक लड़के के चंगुल से जैसे तैसे निकल कर आई है। मतलब बड़ी जद्दोजहद के बाद उसने उस लड़के से ब्रेकअप करके अपना छुटकारा पाया है। तो एक बात तय रखो बेटा, अब वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। हो गया भाई, इंसान एक ही बार जलता है, और ये जो बच्ची है ये जल चुकी है। बी को लग रहा था कि ए का कटा है, बेटा कटेगा तो बी का भी, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा नहीं कटेगा। बी यानी कि बेस्ट फ्रेंड ये जो पूरी मेहनत कर रहा था, इस जुगाड़ में कर रहा था कि हो सकता है बाद में हमारी व्यवस्था बन जाए, लेकिन बेटा व्यवस्था अब किसी की नहीं बनेगी, क्योंकि इस लड़की ने अब फैसला कर लिया है कि ये आजाद रहेगी। अब ये कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी, क्योंकि उसने समझ लिया कि आजादी क्या होती है। फ्रांस को ये उम्मीद जरूर थी कि ब्रिटेन के जाने के बाद हो सकता है कि फ्रांस के लिए बात बने,
लेकिन इन 13 अमेरिकी कॉलोनीज ने यह फैसला किया कि वो आजाद रहेंगे। 1783 में अमेरिका आजाद हुआ। घोषणा उन्होंने 76 में ही कर दी थी। वास्तविक अर्थों में वो आजाद हुआ, और जब वो आजाद हुआ तो उसने अपने लिए नया संविधान बनाया। ये दुनिया का पहला आधुनिक संविधान बना और ये पहला आधुनिक रिपब्लिक बना। इस तरीके से अमेरिका की क्रांति के बाद अमेरिका आजादी प्राप्त करता है। वो ना तो ब्रिटेन के चंगुल में रहा और ना ही फ्रांस के। वो इन दोनों के चंगुल में डेविएट करके निकला और आजाद देश के तौर पर उभर कर आया। तो क्या आपको ये समझ आया? तो उससे क्या, बेस्ट फ्रेंड तो रहेगा ना। एग्जैक्टली, बेस्ट फ्रेंड तो फिर भी बेस्ट फ्रेंड रहेगा। फ्रांस उसके बाद भी अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड रहा, ये बात सच है। बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड रहेगा, ये बात सच है। भले ही फ्रांस की बात ना बनी, लेकिन बेस्ट फ्रेंड वो उसके बाद भी अमेरिका का काफी लंबे समय तक रहा। इस बात में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कहानी थी अमेरिकी क्रांति की, जहां पर मैंने आपके कॉलेज की एक स्टोरी के जरिए इस अमेरिका की पूरी क्रांति को समझाने का प्रयास किया। क्या आपको समझ में आया? अमेरिका की क्रांति का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो अगर आपने इस पूरी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से, इत्मीनान से, प्यार से समझ लिया है, तो चलिए इस कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलने की कोशिश करता हूं। इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलने की कोशिश करता हूं। इस कहानी में देखो हम कहां तक पहुंच चुके हैं। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, यानी कि 7 ईयर वॉर खत्म हो चुका है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद ए, जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं तो प्यार से रखूंगा, नियम कानून नहीं लगाऊंगा, वो नियम कानून लगाना शुरू करता है। मतलब ब्रिटेन जो पहले ये बातें करता था 13 कॉलोनीज से कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा, वो अब उनके ऊपर नियम कानून लगाना शुरू करता है। और ब्रिटेन, ये जो फ्रांस, ये जो 13 कॉलोनीज के ऊपर नियम कानून लगाता है, उसे वणिकवाद कहा गया। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो नियम कानून यहां पर लगाए गए हैं, इन नियम कानूनों को क्या बुलाया गया? वणिकवाद बुलाया गया। बेटा यहां पर समझो, ब्रिटेन ने ये जो नियम कानून लगाए ना, इसे वणिकवाद बुलाया गया। वणिकवाद को इंग्लिश में मर्केंटलिज्म बुलाते हैं। मर्केंटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था होती है, मर्केंटलिज्म मर्चेंट वर्ड से बना है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। अब इस व्यवस्था का क्या मतलब होता है? व्यापारी केंद्रित अर्थव्यवस्था। मर्केंटलिज्म यानी कि वणिकवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यापारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उत्पादक नहीं। उत्पादक नहीं, जो सामान बनाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो महत्वपूर्ण है जो सामान बेचता है। बेटा आज की अर्थव्यवस्था उत्पादक केंद्रित है। आज वो महत्वपूर्ण है जो सामान बनाता है। टाटा वाले अपनी कार बनाते हैं, अपने ही शोरूम में बेच देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सारी कंपनियां अपना उत्पाद बना के खुद ही कंपनी में बेच देती है, अपने ही शोरूम में बेच देती है। आज उत्पादक महत्वपूर्ण है, व्यापारी नहीं। तब व्यापारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है। तो वणिकवाद का विचार एक और विचार है। वणिकवाद के विचार के अनुरूप दुनिया में धन सीमित है। ये दुनिया में जो धन है उसे एक केक की भांति देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक केक है उदाहरण के तौर पर, और उसमें से मैंने एक पीस काटकर खा लिया, तो किसी को तो कम मिलेगा ना। ये मानते हैं कि दुनिया में धन भी बहुत सीमित है। अगर किसी ने अधिक धन के ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब किसी को कम मिलेगा। ये धन को सीमित इसलिए मानते हैं क्योंकि ये धन सोना और चांदी ही समझते हैं। सोना, चांदी या बहुमूल्य धातुओं को ही धन समझा जाता है, और ऐसा कोई पेपर करेंसी वगैरह नहीं है। ठीक है। ये मानते हैं कि धन का केवल अर्जन किया जा सकता है, सृजन नहीं किया जा सकता। आप धन और अधिक पैदा नहीं कर सकते, आप उसे केवल इकट्ठा कर सकते हैं। वणिकवाद का विचार कहता है विश्व में सीमित धन है,
विश्व में सीमित धन है। उदाहरण केक की भांति। जैसे यदि किसी ने एक टुकड़ा खा लिया, यदि किसी ने एक टुकड़ा खा लिया तो अन्य लोगों को कम मिलेगा, तो अन्य लोगों को कम मिलेगा। ये कहते हैं कि विश्व में भी धन सीमित है, वैसे ही विश्व में भी धन सीमित है। यदि किसी ने अधिक अर्जन किया, यदि किसी ने अधिक अर्जन किया तो बाकियों को कम मिलेगा। तो अन्य लोगों को कम मिलेगा। उनके अकॉर्डिंग बाकी लोगों को फिर धन कम मिलेगा। उनके लिए धन का मतलब सोना चांदी व अन्य बहुमूल्य धातुएं हैं। वो और किसी चीज को धन नहीं मानते। धन का मतलब है सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य धातुएं। और उनके अकॉर्डिंग आप इन चीजों का कभी भी सृजन नहीं कर सकते। सोना आप घर में बना नहीं सकते, चांदी बना नहीं सकते, इसे केवल इकट्ठा किया जा सकता है, अर्जन किया जा सकता है। वो कहते हैं धन का सृजन नहीं किया जा सकता, धन का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल अर्जन किया जा सकता है। इसके पहले कि अर्जन का क्या मतलब है ये पूछकर आप मेरी जान खा लें, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इकट्ठा। किया जा सकता है। आप धन का सृजन नहीं कर सकते, सोना चांदी घर में बना नहीं सकते, खाली इकट्ठा कर सकते हैं। यही बात ये कहते हैं। तो वणिकवाद का विचार क्या कहता है? वणिकवाद का विचार कहता है अधिक से अधिक धन का अर्जन करो। वणिकवाद का विचार कहता है, वणिकवाद का विचार क्या कहता है कि अधिक से अधिक धन का अर्जन करो। भैया जितना धन इकट्ठा कर सकते हो करो। वणिकवाद का विचार कहता है अधिक से अधिक धन अर्जन करो, जितना धन का अर्जन कर सकते हो करो। हमने पूछा भैया कहां से अर्जन करें, बता दो तरीका। भाई तरीका भी बताओ, धन का अर्जन करें कहां से? तो ये कहते हैं व्यापार करो, व्यापार करो। हमने बोला भाई साहब व्यापार तो हम कर लें, आप कह रहे हो कि अधिक से अधिक धन का अर्जन करो और व्यापार करो। व्यापार तो हम कर लें, लेकिन व्यापार में लाभ और हानि दोनों होता है। धन का खाली अर्जन थोड़ी होता है, व्यापार में तो धन जाता भी है, दोनों हो सकता है। बोले नहीं, व्यापार लाभ में होना चाहिए, व्यापार लाभ में होना चाहिए, लाभ में होना चाहिए। हमने कहा बात तो सही है, क्योंकि धन का अर्जन तो तभी होगा जब व्यापार लाभ में होगा। व्यापार लाभ में नहीं होगा तो धन चला जाएगा। ठीक है, धन चला जाएगा। शिवांगी,
तुम मत बनाओ बेटा। शिवांगी कहती है सर आप नोट्स बहुत बड़े बनवाते हैं। शिवांगी बेटा तुम नोट्स मत बनवाओ, बाकी लोग बना रहे हैं, बाकी लोग पढ़ के पास हो जाएंगे, बेटा तुम मत लिखो। तुम्हें मेरी ओर से मुक्ति है, तुम जाओ, तुम नोट्स मत लिखना, क्योंकि तुम्हारा वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। जिन लोगों की कंप्लेन करने की आदत होती है उनका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग होते ही रोंदू हैं, उनका काम है रोना, वो जिंदगी भर रोए हैं, वो आगे भी रोएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा काम है रोने का शिवांगी बेटा। तुम आज भी रो रही हो, तुम आगे भी रोती रहोगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम ये बात लिख सकती हो चैट बॉक्स में आकर कि सर आप नोट्स बहुत बड़ा बनवाते हैं? मैं बड़ा बनवाता हूं कि छोटा बनवाता हूं? चुपचाप बना लो। ठीक है, कायदे से पढ़ा रहा हूं, कायदे से पढ़ लो। ज्ञान मत दिया करो यहाँ पे आके चैट बॉक्स में, समझ गए कि नहीं? बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ मैं मारपीट पे उतर आता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी आई बताने वाली कि नोट्स लंबा बनवाते हैं, बड़ा बनवा बनवा रहे हैं तो पढ़ नहीं रही हैं। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने आई हैं। भाई ये कुछ ऐसे नमूने हैं ना कि इनके लिए आप कलेजा काट के निकाल के रख दो। सोचो कि ऐसे पढ़ा दो कि इनको समझ में आए, ये फिर भी मरेंगे। इनको चैट बॉक्स में आके मरना ही मरना है। 2-4 मरने वाले आ जाते हैं चैट बॉक्स में कि सर बहुत ज्यादा लिखवा दिया आपने। अरे भाई, अभी जब आधा घंटा समझा रहा था तो नहीं समझे थे? अब लिखवा रहा हूं तो कायदे से लिख लो। 3-4 पेज अभी तक पढ़ाया होगा 1.5 घंटे की क्लास में, 3-4 पेज। लेकिन 2-4 लोगों को मरना है। वो चैट बॉक्स में जब तक आकर मरेंगे नहीं, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती है। जब तक वो बेइज्जत नहीं हो लेंगे, जब तक अपनी इज्जत नहीं उतरवा लेंगे क्लास में, तब तक नहीं मानेंगे। ठीक है, उनको मरना है क्लास में। टीचर चाहे कलेजा निकाल के रख दे, ये मरेंगे चैट बॉक्स में। इनको मतलब नहीं है, यूपीएससी की तैयारी करने आई है, कोर्स खरीदा इन्होंने, नोट्स नहीं लिखा जा रहा, हाथ टूटा जा रहा है इनका, हाथ टूट रहा है इनका, नोट्स नहीं लिखेंगी ये। और नहीं लिखना तो मत लिखो ना बेटा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम चैट बॉक्स में आके ये बात लिख सकती हो? बेटा सामने नहीं हो ना, तुम्हारे पापा को बोल के तुम्हारा हाथ तोड़वा देता मैं, तुम्हारा सारा यूपीएससी का तैयारी निकलवा देता मैं। मैं कहता हूं बेटा, आपके मन में ना 10 ख्याल आते हैं, आने दो, सभी के मन में आते हैं। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे मुंह में जो आया है, तुम्हारे मन में जो आया तुम उसको मुंह पे बोल दोगे? बेटा थप्पड़ मार देते हैं लोग ऐसे बोलने पे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, चैट बॉक्स इज लाइक कि तुम्हारे मन में जो आया वो तुमने लिख दिया। तुमने लिख कैसे दिया? तुम्हारे मन में ये ख्याल आ सकता है कि हाँ सर तो बड़ा लिखवाते हैं। अपने मन में रखो ना ये बात। लिख क्यों दोगे तुम चैट बॉक्स में? वाई विल यू राइट दैट इन द चैट बॉक्स? तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम चैट बॉक्स में लिख दोगे क्या? तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम चौराहे पे खड़े होके बोल दोगे क्या? लोग थप्पड़ मार देंगे ऐसे बोल दोगे बात बात पे। तो ये बात तुमको जल्दी समझ में आ जाएगी। इट इज लाइक स्पीकिंग आउट समथिंग, स्पीकिंग आउट समथिंग। डोंट स्पीक, प्लीज। आई एम सेइंग यू कि इफ यू वांट टू मेंटेन योर आर्टिकल 21, जस्ट कीप योर आर्टिकल 19 इन कंट्रोल। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आर्टिकल 21 सही सलामत बना रहे, तो अपना आर्टिकल 19 जो है ना, वो हिसाब से इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर तुमने अपना आर्टिकल 19 तमीज से यूज नहीं किया, तो मैं तुम्हारे आर्टिकल 21 की ऐसी तैसी कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को भी बोल रहा हूं। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं। इफ यू वॉन्ट योर आर्टिकल 21 टू बी साउंड, कीप योर आर्टिकल 19 इन कंट्रोल। अगर तुम्हारा आर्टिकल 19 मुझे कंट्रोल में नहीं दिखा, तो मैं तुम्हारे आर्टिकल 21 की ऐसी तैसी कर दूंगा, यानी कि डिग्निफाइड लाइफ। फिर तुम मेरी क्लास में अपनी डिग्निटी की उम्मीद मत करना। अगर तुमने अपना मुंह बात बात पर खोला और तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम यहां पर आओगे और चैट बॉक्स में भड्ड से बोल दोगी। समझ गए? नहीं समझ में आया? समझ जाओगे, 2-4 बार और बेइज्जत होगे ना, समझ जाओगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, तुम लोगों के मन में जो बात आती है उसे मन में रखा करो, मुंह से बोल मत दिया करो। सामने नहीं हो थप्पड़ मार देता मैं। नहीं नहीं, थप्पड़ नहीं मारूंगा। थप्पड़ तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बेइज्जत करूंगा। थप्पड़ वप्पड़ तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इतना पापा ने भी नहीं सुना होगा बेटा। अगर पापा ने सुनाया होता ना इतना, जैसे मुंह खोल के चैट बॉक्स में जो भी मन में आ रहा बक नहीं रही होती। पापा ने नहीं सुनाया था। पापा जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इनको थोड़ा सा तमीज में रखिए, इनको थोड़ी तमीज ये लोग भूल गए हैं।
आप लोग तमीज़ में नहीं रखते हैं, तो ये आके यहाँ चैट बॉक्स में बदतमीज़ी करते हैं। तो पिताजी से मेरा निवेदन है कि पिताजी इनको थोड़ा-सा तमीज़ में रखिए, ताकि ये लोग कायदे से रहें। यहाँ चैट बॉक्स में जब आएँ, तो कायदे से पढ़ाई करें, यहाँ बदतमीज़ी ना करें। तो ये मेरा निवेदन जो है वो पिताजी से है। कृपया अपने पिताजी को मेरा ये वीडियो दिखाएँ। पिताजी, थोड़ा इनको तमीज़ में लेकर आइए। ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं क्लासरूम में। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, व्यापार लाभ में होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार हानि में गया, तो फिर तुम्हें कैसे बनेगा? मतलब व्यापार के नियम तुम्हारे पक्ष में होने चाहिए। व्यापार के नियम पक्ष में होने चाहिए। और अगर व्यापार के नियम तुम्हारे पक्ष में ना हो, तो गुलाम बना लो। यदि या व्यापार के नियम पक्ष में न हो, तो उस देश को गुलाम बना लो। गुलाम यानी कि उपनिवेश बना लो। उपनिवेश बना लो। इस तरीके से जो वणिकवाद है, वो उपनिवेशवाद की एक आधार विचारधारा है। समझ गए बात को बेटा? वो बेटा थोड़ा सा ऐसे सुना लेता हूं ना, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। ऐसे मन उदास उदास सा रहता है, जब किसी को पकड़ के ऐसे मुंडी मरोड़ देता हूं, मजा आ जाता है। तो थोड़ा सा मेरा मन खुश हो जाता है। अब मुद्दे की बात है कि कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन फंसेगा मेरी क्लास में। जो बदतमीजी करेगा वो फंसेगा। ठीक है? तो देखो, मेरा तो मन हो गया हल्का। मैंने तो बोल दिया, मेरा मन हल्का हो गया। अब मुद्दा यह है कि आज फंसा कौन? जो बदतमीजी करेगा वो फंसेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं। मुद्दे की बात समझो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, छोड़ो ना, वो कौन सी बात हुई। मुद्दे की बात समझो। यहां जो लिख रहा हूं, जरूरी बात बॉक्स बना के एकदम सुंदर सा, ये क्या लिख रहा हूं मैं? एकदम हीरे मोती वाली बात लिख रहा हूं। हीरे मोती वाली बात क्या है? वणिकवाद, वणिकवाद, उपनिवेशवाद की आधार विचारधारा है। आधार विचारधारा है। मतलब वणिकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि दूसरे देशों को गुलाम बनाओ। ठीक है? ठीक है? उसको गुलाम बनाओ। समझ में गए बेटा? आई बात? गई समझ में? गई समझ में कि नहीं? ठीक है, मसाला मिलना चाहिए सारा। कहानी सुन ली, लिख लिया, टेक्निकल बात हो गई, होमवर्क भी अभी दूंगा, फिर किसी की खिंचाई भी हो गई, सब बढ़िया गया। सोनम बेटा, तुम ना कूल डाउन नहीं होगा तुम्हारा भी। मैं कूल अप कर दूंगा ना, तो तुम भी सही हो जाओगी। तो ज्ञान नहीं देने का। क्या नहीं देने का? ज्ञान। ज्ञान अपने मास्टर को नहीं देने का। समझ में आया कि नहीं? ठीक है? तो क्या नहीं करने का? अपने मास्टर को ज्ञान नहीं देने का। मास्टर को बहुत ज्ञान है, तुमने नहीं देने का। तुमने क्या करने का? ज्ञान लेने का। अपने मास्टर से ज्ञान लेने का, देने का नहीं। ठीक है? बहुत ज्ञान ले लिया बेटा, तुम ले लो ना मेरे से। पैसा मिलता है मुझको ज्ञान देने का, तुमको क्या मिलता है? तुमको तो कुछ नहीं मिलता है। चलो ठीक है। हो गया? लिख लिया? समझ गए बेटा? समझ गए? चलो, मैंने आपको यह बताया कि वणिकवाद का विचार क्या है।
वणिकवाद के इस विचार के बाद आप इसको समझो कि आपने क्या करना है। वणिकवाद में वो ऐसी नीतियों को लागू करते हैं जिसके तहत वो दूसरे राज्य के, दूसरे देश के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। अब वणिकवाद की ये नीतियां हैं जो मैं चाहता हूं कि आप घर से लिख कर लेकर आएंगे। ये वणिकवाद 2 स्लाइड का काम दे रहा हूं, होमवर्क। वैसे भी कल छुट्टी है आपकी। अरे हाँ, कल तो छुट्टी है। हम्म, यहां पे जो जैसे लिखा है आपने उसको वैसे ही। कल क्यों? कल 2 फेस्टिवल्स हैं, आई होप। कल 2 फेस्टिवल्स हैं, तो कल आपकी छुट्टी है। एक जो है मुस्लिम बच्चा लोगों का फेस्टिवल है, मुस्लिम बच्चा लोग बताएगा क्या फेस्टिवल है कल। बताओ बेटा कौन सा फेस्टिवल है कल, बच्चे लोग बताओ। ठीक है, तो यहां पे क्वार्टरिंग अधिनियम आया। ठीक है, बहिष्कार अधिनियम। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। स्टैंप के बिना। वैध नहीं होगा। ये है 1765। 1765, यहां पे 1764 है। यहां पर भी लिखेंगे 1765। और क्या लिखेंगे? स्टैंप अधिनियम। ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा, ये जो टाइमलाइन है ना, ये जैसे है एकदम वैसे ही आपने लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक महत्वपूर्ण युद्धों की टाइमलाइन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण लड़ाइयां। कल छुट्टी है तो 2 पेज का होमवर्क दे रहा हूं, ये करके आना है। एक तो आपने ये करके आना है, दूसरा आपने ये करके आना है। ठीक है, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई, बंकर हिल की लड़ाई, ब्रिट्स हिल, टाइकॉनडेरोगा की लड़ाई, ट्रेंटन की लड़ाई, ये जितनी भी लड़ाइयां हैं ये सारा आपने लिख कर आना है। कल बेटा 2 दिन का कल आपका छुट्टी है, 2 दिन का नहीं। वैसे आपको अभी रक्षाबंधन की छुट्टी तो मिलेगी। ठीक है। आ, सर जी बिना समझे कैसे होगा? समझाऊंगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी बस आप जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेना, हूबहू इसको लिख लेना। नेक्स्ट सेशन में वो स्लाइड में देखोगे समझ में आएगा, वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। अभी जब स्लाइड अपलोड होगी ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बट्टा, बच्चा बच्चा बच्चा। और
जिस भी बच्चे को मैंने डांटा था, बेटा टेंशन नहीं लेने का, बस दोबारा फँसने का नहीं मेरे सामने। टेंशन नहीं लेने का, डिप्रेशन में नहीं जाने का कि अरे सर ने तो मेरे को क्लास में बेइज्जत कर दिया, मेरे को डाँट दिया। बट हाँ बेटा, मुँह खोल के ऐसे ही कोई भी बात यहाँ चैट बॉक्स में पेस्ट मत करना दोबारा से, ठीक है? बाकी लोड मत लेना। टीचर हूँ यार, मैं डाँटता रहता हूँ, इसमें क्या बात हो गई? मेरा भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है डाँट देता हूँ तो। कोई फँसता नहीं है, डाँटता नहीं है तो मेरा भी मन हल्का नहीं होता है। तो जिसको भी मैंने डाँटा था, शिवांगी को डाँटा था शायद आज मैंने। तो शिवांगी बेटा थोड़ा-सा चिल, रिलैक्स, ध्यान, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है? मास्टर लोग ऐसे डाँटते रहते हैं, नॉट अ बिग डील। मास्टर होता ही है डाँटने के लिए, मास्टर नहीं डाँटेगा तो किस बात का मास्टर, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे ना कुछ भी ऐसे नहीं करते हैं बेटा, गलत बात होती है कि तुम्हारे मन में जो आएगा ना वो तुम यहाँ चैट बॉक्स में नहीं लिख सकती हो, ठीक है? टीचर जैसे पढ़ा रहा है आपने पढ़ना है, एकदम शांति से अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया ना? बाकी ठीक है, टीचर-वीचर डाँटते रहते हैं, इतना लोड मत लो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी कल तो आपकी छुट्टी रहेगी और ये दोनों स्लाइड लिख के आना बढ़िया तरीके से, इस पे पहले डिस्कशन करेंगे, फिर बाकी की बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को।